हमारा आज का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 9 जूलॉजी का ये पार्ट है। हम क्लास 11th के लिए अभी पढ़ रहे हैं। नीट एक्सप्रेस के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं नीट के। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर और इसके कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct with reference to which of the following statement is correct with reference to enzyme। तो एंजाइम की रेफरेंस में जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। नीट 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन किसके इक्वल है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो हम देखेंगे पहले यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका एपो एंजाइम, राइट। एपो एंजाइम प्रोटीन पोर्शन, ठीक है। एपो एंजाइम का ये प्रोटीन पोर्शन है जो कि क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। अब इसके अंदर जब कोएंजाइम आके लगेगा, कोएंजाइम आकर जब इसके साथ में लगेगा जो कि नॉन प्रोटीन पोर्शन है, एक्टिवेटर का काम करेगा यहाँ पर कोफैक्टर। जब ये बाइंड होगा इस एपो एंजाइम के साथ में, ठीक है, ये एपो एंजाइम के साथ में बाइंड होगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, होलो एंजाइम, जो कि पूरा क्या है, एक्टिव है। होलो एंजाइम यानी पूरा होल, पूरा एंजाइम जो है वो यहाँ पर है और जो कि क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। यानी कि यहाँ पर जो है आप देखें कि आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है, जिसके अंदर होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। तो होलो एंजाइम किसके इक्वल है, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम के इक्वल है। नेक्स्ट आगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3-dimensional फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन होते हैं हमारे पास, जो भी प्रोटीन होते हैं उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसका जो 3-dimensional स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, उस 3D जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3D-dimensional फोल्डिंग ऑफ द मोस्ट प्रोटीन लीस्ट लाइकली, तो इनमें कौन सा है जो लीस्ट लाइकली है, ठीक है, वो बताना आपको। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ना। आजकल ऐसा उल्टा पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि कौन सा है, ये पूछते हैं कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पूछा है लीस्ट लाइकली, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कम में आता है इसका 3D स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम काम में आता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम काम में आता है। एस्टर बॉन्ड कम काम में आता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे रखा है प्रोटीन का, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये देखें इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिज है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन नहीं है वो क्या है, ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर जो है वो लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3D स्ट्रक्चर। 3D फोल्डिंग के लिए जो लीस्ट लाइकली काम में आने वाला है वो है एस्टर। बाकी सब तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये मोस्ट लाइकली है जो कि 3D स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए काम में आते हैं ईस्टर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले ये हम इस ग्राफ को देखते हैं। देखना, अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस ग्राफ को करेक्टली जो है यहाँ पर बताता है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा जूम इन करके। ये देखना, ये दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ एक्स एक्सिस पर रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ये है आपका सबस्ट्रेट और ये है आपका प्रोडक्ट। बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसको समझो आप। ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि जैसे A प्लस बी में लिखूं तो ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, और इससे आगे चल के मान लो आपको यहाँ पर ए बी मिल रहा है। ठीक है, इसको ए बी मान लो या फिर सी डी मिल रहा है, जो भी यहाँ पर मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब इस चीज़ को देखो कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो एनर्जी है, बताओ मुझे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, खुद सोचो आप। तो यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, इतनी एनर्जी सबस्ट्रेट के पास है, प्रोडक्ट के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है। तो अगर मैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूँ कि सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा है ना, तो मैं लिखती हूँ सबस्ट्रेट के पास मान लो एनर्जी है 10 और प्रोडक्ट के पास एनर्जी है 5। तो माइनस करने पर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 5 मिलेगा, यानी ये एनर्जी आपको मिल रही है। 10 एनर्जी में से 5 एनर्जी माइनस की, तो यहाँ आपको 5 एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, याद है ना, एक्सोथर्मिक, फिर एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, बाहर निकाली जाती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको ये एनर्जी मिल रही है, यानी कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। दूसरी बात, मैंने अभी ऑप्शन पढ़े ही नहीं है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इधर पहले आप सुन ले ध्यान से। ठीक है, सुन लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी बात, एक चीज़ और नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पे एंजाइम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बायो की बात कर रहे हैं इसलिए एंजाइम बोल रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कैटलिस्ट बोल देते। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है रिएक्शन रेट को बढ़ाना, बाकी और कोई काम नहीं होता है। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट बन जाने के बाद में एंजाइम या कैटलिस्ट वापस अलग हो जाते हैं, फिर नई रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो क्या एंजाइम यूज़ हो रही है, अब इस बात को ध्यान से समझना। एक तो ये है सबस्ट्रेट, एक यहाँ पर ये है, तो एंजाइम कहाँ यूज़ हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है या यहाँ पे यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर जो है, देखो इधर इसको ए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ रही है, या बी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ रही है। टाइम भी कौन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो देखो टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, टाइम बी ज़्यादा ले रहा है, यानी कि बी के पास एंजाइम है क्या, नहीं है। इस वजह से ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, एनर्जी भी ज़्यादा ले रहा है और लेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ए के पास जो है एनर्जी एंजाइम है, इस वजह से कम एनर्जी कम टाइम में ये जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो ये है आपके ऑप्शन। क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहले ही बता दिया कि एंडोथर्मिक तो नहीं है। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे देखें, और फिर देखो आगे फिर पूछ रहा है क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक तो है ही नहीं, ठीक है, तो बात यहीं ख़त्म हो रही, ठीक है ना। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दो जगह आ गया एक्सोथर्मिक, ठीक है, बी पॉइंट में भी बोल रहा है और डी में भी ये बोल रहा है कि क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, देखो ए और कौन सा ऑप्शन था आपका, ए और सी तो कट गए, ठीक है, ए नहीं है, सी भी नहीं है। अब हमको कन्फ्यूजन है बी और डी में, बी भी एक्सोथर्मिक बोल रहा है, डी भी एक्सोथर्मिक बोल रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा
ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा था ये, कि ए की जो रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक, वो क्या एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, और बी जो रिएक्शन है वो एंजाइम के एब्सेंस में हो रही है क्या? तो बिल्कुल राइट है, ए की जो रिएक्शन है एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, बी की एंजाइम के एब्सेंस में हो रही है, पहले ही मैंने बताया है आपको, है ना। अब जो डी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है, एक्सोथर्मिक तो बोल रहा है बट ये बोल रहा है ए की एंजाइम के एब्सेंस में हो रही है, बी की एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, तो ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ये देख लेना थोड़ा सा, दिख रहा है आपको, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों कि मैंने बोला मान लो रिएक्टेंट के पास में 10 जो है आपका एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास में 5 एनर्जी है, माइनस किया हमको 5 मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मिल रहा है ये। अगर यही बात मैं एंडोथर्मिक के लिए करूँ तो देखो रिएक्टेंट के पास में एनर्जी यहाँ पर कम है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के पास 5 है और प्रोडक्ट के पास में 10 है। अब इसको माइनस करो, क्या मिलेगा? माइनस का 5 मिलेगा, यानी कि ये एनर्जी मांग रहा है। तो ये एंडोथर्मिक है, रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक्सोथर्मिक है, इसमें से रिएक्शन करके एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये मैं समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। द टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है वो किसका बनता है? फैट मॉलिक्यूल हम सब जानते हैं, मैं आपको फैट के बारे में पढ़ा भी चुकी हूँ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ, इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, समझ लो आप इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, एक बार रीड करके देख लो। इसका ऑप्शन डी सही है। एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं एक टिपिकल फैट के मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता ही देती हूँ। चलो, ये ग्लिसरॉल है और यहाँ पर 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए पड़ रहे हैं, तो फैट का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? क्या यूरेसिल इज अ पायरामिडीन, सॉरी, क्या यूरेसिल पायरामिडीन है? स्लिप ऑफ टंग हो गया। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या यूरेसिल पायरामिडीन है, एंड या फिर नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ग्लिसरीन इज़ अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। क्या ग्लिसरीन के अंदर सल्फर होता है? और सक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है क्या? सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है क्या? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो हम देखेंगे। पहले हम इसके कुछ पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखना कि ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन क्या है? प्यूरिन के अंदर एडिनिन आ जाता है, नाइट्रोजीनियस बेस ग्वानिन आ जाता है। ठीक है, बट पायरिमिडीन के अंदर जो है साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल आता है। ठीक है, यूरासिल आता है, डीएनए में जो है यूरासिल की जगह थायमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है ना, पता ही है आपको। तो ये प्यूरिन है 2, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल है। ठीक है, अभी एक ऑप्शन यहाँ इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पहला पूछ रहा था ना, क्या यूरेसिल इज़ अ पायरिमिडीन? यूरेसिल पायरिमिडीन है, राइट, यूरेसिल पायरिमिडीन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है। पूछा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपको रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, इसके बाद में आपके पास है क्या ग्लिसरीन के पास जो है ग्लिसरीन के पास सल्फ़र होता है क्या? तो वो हम देखते हैं, ग्लिसरीन के पास सल्फ़र होता है क्या? ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी, ग्लिसरीन नहीं, ग्लाइसिन, यहाँ भी स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, ग्लाइसिन है, ग्लिसरीन नहीं है। हाँ, तो ग्लाइसिन के पास क्या सल्फ़र होता है क्या? तो ये हमको देखना है, तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सल्फ़र नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, सल्फ़र यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया है रॉन्ग। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है कि सल्फ़र है क्या ग्लाइसिन एमिनो एसिड के पास, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए राइट है। अब आपको आंसर तो पता लग गया कि बी इसका आंसर है, बट आगे हम देखना चाहेंगे कि सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है क्या और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है क्या? तो राइट है, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया तो ये 2 तो राइट ही होंगे। सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है ना। सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये है आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज में हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक फ्रक्टोज है, तो ये एक मोनोमर दोनों मिलके बन रहे हैं ना मोनोसेकेराइड और एक मोनोसेकेराइड, दोनों मोनोसेकेराइड मिलके जो है डाइसेकेराइड यहाँ पर सुक्रोज को बना रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है, आगे का भी बता दूँ यहीं पे थोड़ा बहुत आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काम आएगा। जैसे कि ये तो हो गया सुक्रोज के बारे में। अगर मैं बात करूँ लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज के पास क्या होता है, लैक्टोज भी डाइसेकेराइड है। किससे मिलकर बनता है, लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से यहाँ पर जो है आपका लैक्टोज बनता है। और एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि माल्टोज देख लेते हैं। तो माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज किससे बनेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से। किससे बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो दो ये तीनों आपको बता दिए यहाँ पे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में। ठीक है, बताना नहीं था बट बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, राइट है। फिर है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये जो आपको दिखता है जहाँ पर ये एन लिखा होता है, दिखाई दे रहा है ये आपको, यहाँ पर ये जो एन लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ऐसी बहुत सारी यूनिट्स अंदर लगी हुई है। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स लगे हुए हैं। किसके मोनोमर्स, ग्लूकोज के। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके जो है सेल्यूलोज बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलेगा सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये जो है पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज फॉर्म्ड ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो आर्थ्रोपोडाज होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनता है, हम बहुत बार ये पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो किससे मिलकर बना होता है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, क्या वो माल्टोस है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और राइबोस 5 फॉस्फेट है, क्या है इसके अंदर से। तो पहले तो चलो आपको आंसर बता देते हैं पहले, फिर हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट जो है आपका वो यहाँ पर सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। किस तरीके से, तो इसको देखते हैं। बाकी के ऑप्शन गलत है ना, माल्टोज रॉन्ग है, लैक्टोज रॉन्ग है, राइबोस 5 फॉस्फेट भी रॉन्ग है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो non-reducing sugar is a carbohydrate that is not oxidized by weak oxidizing agent, यानी कि बहुत weak oxidizing agent हो, उससे वो क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that oxidize aldehyde but not glucose such as Tollens reagent। ठीक है, इन अ बेसिक एक्वस सॉल्यूशन। तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, तो ये इसका, अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन और देख लो यहाँ पर। इसका आंसर बताया, बी आंसर था, क्या था, सुक्रोज जो इसका आंसर था। तो क्या होता है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है उनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एब्सेंट होते हैं। फ्री एल्डिहाइड या फिर जो कीटोन ग्रुप है वो एब्सेंट होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, जो काइटिन है मैक्रोमोलिक्यूल वो यहाँ पर हम देखेंगे सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। क्या ये सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है या फिर सिंपल पॉलीसेकेराइड है या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है या फॉस्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ये पॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर क्या है, सल्फर है, सिंपल पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, क्या है इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड इज़ द राइट ऑप्शन।
यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। आगे देखते हैं, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम आर। जो बहुत सारी कोएंजाइम्स होती हैं उनका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बहुत जो ज़्यादातर कोएंजाइम होती हैं उनका एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन, ठीक है। विटामिन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग। एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? एंजाइम्स आर डीनेचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर। क्या हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाती हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचुरेशन? डीनेचुरेट होना क्या होता है? डीनेचुरेट होना क्या होता है? तो जब कोई अपना बेसिक स्ट्रक्चर खो दे, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर खो दे, जैसे कि मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन ऐसा पूरा कोइल्ड है, उसका डीनेचुरेशन हो गया तो वो सिंपल लीनियर फॉर्म में आ गया, तो अपना स्ट्रक्चर खो देना वो डीनेचुरेशन कहलाता है। तो क्या डीनेचुरेट हो जाती है हाई टेम्परेचर पर? नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड ऑल्सो। एंजाइम्स जो है ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं पर कभी कभी क्या वो लिपिड भी होती हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स जो है बहुत स्पेसिफिक होती हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच पर ही वो काम करती हैं, ठीक है। क्या ये सही है? एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर चाहिए होता है उसको मैक्सिमम एक्टिविटी करने के लिए। क्या ये ऑप्शन राइट है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट है बी वाला। रॉन्ग है ना, यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो बताना है ना। तो कौन सा, मतलब यहाँ पर आप किसको करेक्ट बोलेंगे? बी को बोलेंगे कि यही आपका जो है आपको चूज़ करना है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये जो सारे हैं आपके, ये चीज़ें तो एंजाइम के लिए सही बात है और ये एंजाइम के लिए गलत बात है, बी वाला। ऐसा एंजाइम नहीं करती। यानी कि क्या क्या सही है कि हाँ, एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेट हो जाती हैं, ठीक है। एंजाइम को हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वो खो देगी, ठीक है। और ये वाला क्या बोल रहा है? एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होती है, राइट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चाहिए, राइट है। बट एंजाइम जो है वो प्रोटीन होती हैं, राइट है। बट सम आर लिपिड्स, पर कुछ लिपिड होती हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। एंजाइम्स लिपिड नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? एंजाइम्स प्रोटीन ही क्यों होती हैं? क्यों? देखो कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर होता है, वो अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर सकता है। प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चेंज करने की वजह से डीनेचुरेट कर सकता है ना, जैसे कोल्ड है तो अनफोल्ड, फोल्ड है तो अनफोल्ड हो सकता है। तो चेंज, अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से प्रोटीन ही ज़्यादातर एंजाइम की तरह काम करता है, लिपिड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पढ़ सकते हो आप। Enzymes are molecules that facilitate reaction in the living cells without undergoing too much change. These are biological catalysts. The ability of protein to undergo shape change and reversibly so make them more suited to function as an enzyme. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है इसलिए वो एज ए एंजाइम जो है काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ये पढ़ चुके हैं हम, आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कौन सा होता है? क्या वो ट्रिप्सिन होता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और क्या वो कोलेजन होता है? क्या वो इंसुलिन होता है? इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अभी आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है कोलाजिन। कोलाजिन जो है वो मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन है जो कि एनिमल बॉडीज़ में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कोलाजिन इज अ इनसॉल्युबल फाइबर प्रोटीन फाउंड एक्सट्रीमली इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन, टेंडन्स एंड बोन्स। स्किन में, टेंडन्स में, बोन्स में जो है कोलाजन पाया जाता है।
टेंडन्स क्या होता है? आपको पता ही है कि लिगामेंट जो है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। टेंडन क्या करते हैं? टेंडन मसल को बोन से जोड़ते हैं, पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि क्या, कि ये जो कोलाजन फाइबर है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ स्किन के अंदर, टेंडन्स के अंदर, बोन्स के अंदर ये पाए जाते हैं, है ना। और कोलेजन अकाउंट्स फॉर ओवर 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ द मैमल्स। मैमल के बॉडी वेट का 30% कोलेजन प्रोटीन ही होता है। एंड इट इज़ द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, ठीक है। एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है और यहाँ पर ये एक्स क्या है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर ये जो बता रहा है कि एक तरफ आपको कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है, एक तरफ कैटेगरीज है, एक तरफ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या ये कोलेस्ट्रॉल है, क्या ये एमिनो एसिड है, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसको एक एक को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो समझाती हूँ मैं पहले आपको स्ट्रक्चर कुछ बता के। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इसको। देखना कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस और शुगर होती है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है। क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जो आपका ऑप्शन है ये बोल रहा है कि क्या ये न्यूक्लियोटाइड है या ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है? बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो क्या यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आपको दिख रहा है? यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। एमिनो एसिड ये है नहीं, ठीक है। ग्वानिन है क्या? ये ग्वानिन है क्या? आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें, ये आपका ग्वानिन का स्ट्रक्चर है ये। तो क्या वो ग्वानिन है? क्या ये ग्वानिन है? नहीं। यहाँ पर ये क्या ग्वानिन लगेगा? नहीं, ठीक है। और आप देखना, अब ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? तो फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड तो ये होगा नहीं, और ये क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। इस वजह से, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर है नहीं, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और यहाँ पर क्या लगेगा? यूरासिल लगेगा। कहाँ पर? एक्स जो दे रखा है यहाँ पर यूरासिल लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या बोला था मैंने? बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो बेस और शुगर ये हो गए, फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, तो ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, बेस और शुगर है सिर्फ, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? एनेबेना एंड नॉस्टॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो। तो ये जो यहाँ पर एनेबेना और नॉस्टॉक जो है आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्री लिविंग स्टेट में, तो ये राइट है, ठीक है। फिर है रूट नोड्यूल्स फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लीव एज एरोबिक अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन। फ्री लिविंग कंडीशन में ये क्या एरोबिक फॉर्म में रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग
जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जो रूट नोड्यूल बनाते हैं, तो ये भी राइट है। फिर इसके बाद में है आपका ऑप्शन फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल द प्रोटीन। तो आप इसको समझो कि फॉस्फोरस जो है सेल मेम्ब्रेन में होता है और न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, और सारे प्रोटीन्स में फॉस्फोरस होता है क्या? तो सेल मेम्ब्रेन में होता है, न्यूक्लिक एसिड में सर्टेन नहीं, सारे ही न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता ही, प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस होता ही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। फिर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करके फूड बनाते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, वो भी राइट है, सी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है। ये दाल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेग्यूम्स के अंदर। आगे देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड्स इज अ कंपोसाइट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। अभी बताया न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं, तो बताया था बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। देख भी लो यहाँ पर, ठीक है। ये बेस हो गया आपका नाइट्रोजीनियस बेस, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर, और ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। फिर है लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर। लिपिड जो है पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि लिपिड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, न्यूट्रल है, ज्विटर आयन है, क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिपिड, देखो हाइड्रोफिलिक तो क्या होता है, वाटर लवर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लवर, ठीक है। तो ये तो फिलिक यानी क्या होता है, लवर, और हाइड्रो यानी पानी। वाटर लवर होता तो पानी में घुल जाता। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर, ठीक है। तो वाटर को हेट करने वाला, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से ही ये पानी में नहीं घुलता है लिपिड, है ना। और न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल है? तो नहीं, न्यूट्रल नहीं है। और ज्विटर आयन, क्या ये ज्विटर आयन है? ज्विटर आयन भी ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। बट ज्विटर आयन क्या होता है ये देखना ज़रूरी है ना, ज्विटर आयन क्या होते हैं, तो ये देखेंगे। जैसे कि ये आपके पास एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो यहाँ से जब ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना हाइड्रोजन इधर NH2 को दे देगा तो NH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर COO ही रह जाएगा, तो O के पास यहाँ माइनस चार्ज और H के पास यहाँ प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, जहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, वो ज्विटर आयन होता है। नेक्स्ट है आपके पास एंजाइम्स आर फाउंड इन। एंजाइम कहाँ पाई जाती है? नॉट फाउंड इन, सॉरी, एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं कह रही हूँ कहाँ मिलता है, क्या सही है, ऐसा नहीं पूछते हैं। कहाँ नहीं मिलता है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है, आजकल यही सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो कहाँ एंजाइम्स नहीं पाई जाएंगी? तो एंजाइम्स क्या फंजाई में नहीं पाई जाएंगी, एल्गी में, वायरस में, साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ पर एंजाइम नहीं पाई जाएगी? तो एंजाइम नहीं पाई जाएगी वायरस के अंदर, ठीक है, वायरस में नहीं पाई जाएगी। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, इसको समझना। इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, देखो वायरसेस डू नॉट हैव एंजाइम सो दैट दे कैन नॉट सिंथेसिस प्रोटीन। वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं होती, इस वजह से ही वो अपना प्रोटीन नहीं बना पाते। दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट। वायरस जिंदा है या मरा हुआ है ना, लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो वायरस जब तक बाहर रहता है, ठीक है, जब तक वो बॉडी के बाहर आउटसाइड रहता है, तब तक तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। जब वो किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है, इनसाइड,
तब वो क्या है, लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो वायरस दोनों तरह से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या बोला है, दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट, क्योंकि वो लिविंग होस्ट के अंदर जाकर ही मल्टीप्लाई वो करता है। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन मेटाबॉलिज्म दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो होस्ट जिसकी सेल, होस्ट कौन होता है, जिसके अंदर वायरस जा रहा है। ठीक है, तो होस्ट सेल की जो मशीनरी चल रही है, उसका जो प्रोटीन है वो जो यूज़ कर रहा है, वो सब कौन यूज़ करने लगता है, वायरस। खुद का तो बना नहीं सकता ना प्रोटीन, वो खुद के पास तो एंजाइम है नहीं उसके पास, तो इस वजह से वो होस्ट के अंदर जाके उसका मशीनरी यूज़ करता है। दे लैक देयर ओन सेलुलर मशीनरी एंड एंजाइम, तो उसका खुद का कोई मशीनरी, खुद का कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट है एटीपी। एटीपी क्या है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है। क्या है एटीपी, तो एटीपी है आपका न्यूक्लियोटाइड, विटामिन तो नहीं है। अब न्यूक्लियोसाइड क्यों नहीं है बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच डिफरेंस, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड एज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एडेनिन, जो कि बेस है, और राइबोज शुगर, बोला था शुगर भी होगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर, साथ में फॉस्फोरस भी है, तो इस वजह से फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो दो, देखो इसके पास 3 फॉस्फोरस ग्रुप हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, इस वजह से ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। ठीक है, अगर इसमें एक ही फॉस्फेट होता तो ये मोनोफॉस्फेट होता ना। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, कितने हैं, 3, इस वजह से क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मैं आगे समझा चुकी हूँ इसलिए नहीं, पूरा डिटेल में नहीं बोलूँगी। लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, अभी मैंने बताया था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। आगे बढ़ेंगे। इन RNA थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, ये भी मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया था कि RNA में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। DNA में क्या होता है, थाइमिन, DNA में थाइमिन होता है। ठीक है, और जो RNA में है उसमें क्या होता है, यूरासिल होता है। DNA में थाइमिन होता है, RNA में उसकी जगह पे यूरासिल होता है। आगे, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड। जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा वो किससे मिलकर बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA के पास में क्या इसमें से नहीं होता है। एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन, डेंसिटी DNA की डिक्रीज होती है हीट करने पर, और एडेनिन प्लस थाइमिन का रेशो साइटोसिन प्लस ग्वानिन जो है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं, और या फिर यहाँ पर बोला है नहीं होता है, या फिर A और B। तो क्या इसमें से नहीं होता है, तो C वाला नहीं होता, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन के, एडेनिन और थाइमिन जो है वो तो इक्वल होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन इक्वल होते हैं। हीट करने पर DNA की डेंसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है, और एडेनिन प्लस थाइमिन इस टू जो उसका रेशो है, साइटोसिन प्लस ग्वानिन इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ लिखा नहीं होता है, होता है कांस्टेंट। ठीक है, और क्या A और B दोनों नहीं है, तो नहीं, वो तो नहीं, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि एडेनिन और थाइमिन ये जो रेशो है इनका में वैरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, बट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ चेंज हो जाए तो ये वैरी कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है आज का सेशन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिज़िक्स की जो सीरीज़ है नीट के लिए, आपका नीट एक्सप्रेस के अंदर, तो उसको भी आप ज़रूर देखें, एंड थैंक यू।